सो हेलो एवरीवन, आज हम PHU CHS एग्ज़ाम का मॉडल पेपर लाए हैं। मॉडल पेपर आपको मैं एक आज दूंगा और एक नेक्स्ट दे दूंगा ताकि आप लोग CHS एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये हमारा 29 एंड 30 अप्रैल वाला होने वाला है। देखिए, इसमें बायोलॉजी के भी प्रश्न है, बायोलॉजी के भी बच्चे देख सकते हैं इसे। 29 अप्रैल का हमारा जो 9th के स्टूडेंट है उनका है और 30 अप्रैल का हमारा जो मैथ के स्टूडेंट है उनका है। ठीक है, मैथ यानी क्लास 10th में जो है 11th के लिए फॉर्म भरे हैं और वो मैथ साइड से हैं उनका है। और एक को हमारा जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं 11th के लिए उनका है। तो ऐसा ही आएगा पेपर, आने की संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम सेम ऐसा ही पेपर आएगा, पर हाँ पेपर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे आने के। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कुछ परमानेंट स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस था, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक बंदे ने कहा है बैकग्राउंड म्यूज़िक क्रिएटिंग करते हो, इसे मत लगाना वीडियो में। ठीक है, तो इस भाई का मैं बताऊं कि जाकर हमारे वॉइस ओवर होता है तो उसके कारण मैं ऑडियो ऐड करता हूं वीडियो में ताकि आपको सही से वॉइस बाहर की ना आए, बस हमारी ही आपके पास पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज करिए और एक दो और लोग हमें मैसेज करिए इस प्रकार का, तब मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना बंद कर दूंगा। नॉट बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं उपयोग करूंगा। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक भाई ने किया है हमें थैंक्स सर फॉर दिस वीडियो। देखिए, इस भाई ने हमें मैसेज किया था कि सर साइंस का क्वेश्चन लाइए, तो हमने इसका साइंस का क्वेश्चन लाया, इसलिए इसने थैंक्स सर फॉर दिस वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, और रियली सर इसने मैंने बताया था आपको कि सर मैं टेक्स्ट देता हूँ आपको टेलीग्राम पे, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लासेस देता हूँ मैं 7 बजे और टेक्स्ट देता हूँ टेलीग्राम पे और सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, और ये टेलीग्राम पे देता हूँ और ये यूट्यूब पे देता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताया था। तो इस भाई ने कमेंट किया है कि रियली सर क्या सचमुच आप देते हैं? तो मैंने कहा यस। ठीक है, तो मैंने इसी प्रकार से आपको शेड्यूल भी बता दिया कि हमारा शेड्यूल कैसा रहता है। आपको 7 AM पे क्लास मिलती है सुबह और शाम को 6 PM पे मिलता है हमारा टेलीग्राम। ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको टेस्ट मिलता है और सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? 1956 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना
विवाद जो विवाद होता है जो हमारा विवाद होता है उसी को दासपद यानी विवाद दासपद, ठीक है, इसी को हमें इसका पूरा बताया कि 1780। आप लोग हमारा एक एक बात को ध्यान में रखिए, कब हुआ था? 1780 मेगावाट बिजली के कारण हुआ था। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अनिल प्रकाश जोशी को डॉट डॉट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा 2020 से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक कार्य के लिए, कि कला के क्षेत्र में, कि लोक कार्य के, कि औषधि, इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताइए कमेंट में। तब तक के लिए मैं बताता हूँ। अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्य के लिए के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह को सहिंसा से अपदस्थ कर रंगून में निर्विष्ट कर दिया गया था? 1798 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1698 ईस्वी, 1857 ईस्वी, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? देखिए मैं बताता हूँ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह को सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून बर्म म्यूमार निर्वासित कर दिया गया। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं के ने उन्हें भारत का सम्राट माना तथा विद्रोह का नेतृत्व सौंपा। तो इसका हमने आपको बताया कि 1857 में इसका राइट आंसर होगा। और कैसे गिरफ्तार किया गया उन्हें, कब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करवाया? तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पेवड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल से है, कि उड़ीसा से है, कि बिहार से है? किससे है? तो पेवड़ा नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। किससे है? हमारा महाराष्ट्र, यानी हमारा इसमें ए वाला ऑप्शन राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। भारतीय राज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया है? वर्ष 1927 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1949 में। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राजीव बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुआ था तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आपको समझ में आ गया? आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी वाला। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? पोलियो, चेचक, अतिसार, दादा। कौन सी बीमारी है? तो दादा नामक बीमारी ट्राइकोफैटान लेरुकोशम नामक कवक के कारण होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दादा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कृत्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इसको आपको राइट आंसर इसका पता ही होगा। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 149 में हमारा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुच्छेद 149 इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966
कि निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? धारा 3, धारा 6, धारा 1, धारा 4। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए इसका बहुत ही राइट आंसर बहुत ही सरल है। देखिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 4 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया। तो आपको पता चला कि धारा 4 में इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? धारा 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। अब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतीक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटी बॉडी का उत्पादन करती है। एंटीजन, ग्लूकोज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका बहुत ही राइट आंसर सरल है। देखिए इसका राइट आंसर होगा एंटीजन। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे एंटीजन होगा मैंने बिना सोचे समझे बताया। तो देखिए एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतीक्षा प्रणाली उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आपको ऐसे आंख देखकर ही आंसर दे दीजिएगा कि 29 जुलाई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन है? उला कंगडी, जोमो लुआरी, गंगाकर, पुन सुम गिप मूची। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको मैं बताता हूँ। गंगक पुन सुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ाई वाला पर्वत है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में और तिब्बत की सीमा के पास अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 7570 मीटर है। ठीक है, तो इसका हमने बताया गंगाकर पुन सुम जो है इसकी ऊंचाई है 7570। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्ष की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसकी जो होगा राइट आंसर वो होगा ब्रिसल कोन फाइन। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड डूविन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो चेतन आनंद है, निरुपमा यादव है, आशीष राय है, आशीष भृगुवंशी है। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले। विशेष कोड डूविन शीर्षक वाली पुस्तक को, ये एक शीर्षक नामक पुस्तक है, को स्पोर्टस ह्यूमन लेखिका निरूपित यादव ने लिखा है। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा, भी ऑप्शन राइट होगा, निरुपमा यादव। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछुला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान। तो पिछुला झील एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। OSD का पूर्ण रूप क्या है? अब इसका फॉर्मूला आपको बताना है OSD का। ठीक है, ओबेसिटी, कंप्लीसिव डिसऑर्डर, अब सेशन कंट्रोलिंग डिवाइस, ओबेसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस, अबसेसिव कंप्लीव डिसऑर्डर। ये कुछ अड़चने ऐसे नाम हैं।
तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा डी वाला। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर ये क्वेश्चंस पेपर में कभी पूछे नहीं जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कहाँ से बन गया? क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा भविष्य में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। किस देश से है? तो देखिए, नवरात्र पर्व का संबंध बांग्लादेश से है। यह एक बंगाली फसल उत्सव है। उसे बांग्लादेश के अतिरिक्त भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की बरक घाटी में भोजन और नृत्य संगति के साथ बनाया जाता है। तो हमने इसका राइट आंसर जाना, और ये बांग्लादेश का नवरात्र पर्व है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, इसका आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कपुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन है। ठीक है, कपुली। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1882, 1897 और 1909, 1902। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 27 जनवरी 1902 को की गई थी। इसका अध्यक्ष थॉमस रैले बनाया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा इसे वैधानिकता प्रदान की गई। तो हमने 1902 में, तो 2 होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? दमयंती बेसरा, अवनी चतुर्थी, डॉक्टर सीमा राव, रानी राम। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेन है, जो क्लोज्ड क्वार्टर बैटल यानी CQB में स्पेशलिस्ट है, यानी कि जिसे इन्हें प्रमुखता कहते हैं, मतलब कि जो प्रमुख होता है उसे ही। ठीक है, तो डॉक्टर सीमा राव इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? 16 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट तथा एक टीम में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। तो हमने बताया कि आपको 60 खिलाड़ी, मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं और 60 मिनट की इसकी अवधि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चंद मेराय निम्नलिखित में से इसने गाया? श्रेया घोषाल, हरजीत सिंह, सुखबीर, नीति मोहन। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया अरिजीत सिंह ने गाया। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरिजीत सिंह ने गाया है, इसका राइट आंसर होगा अरिजीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? मणिपुर, बिहार, नागालैंड, मेघालय। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश भारत के मेघालय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। किस देश से? तो मेघालय देश से। ठीक है, मेघालय देश से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। धातुओं का उपयोग
बर्तन बनाने के में किया जाता है। सजीव श्रवण श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। ऑटोमोबाइल के निर्माण, बर्तन बनाने तथा आभूषण निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है तथा विकल्प इसमें सी सही होगा। सी इसमें गलत है। इसमें क्या है? सी, बाकी सब हमारे सही हैं। ये सही है, ये सही, ये सही, बस ये गलत है और ये भी सही है। तो सी इसमें गलत है, इसलिए ये सही है। इसमें यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंध की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनता गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसमें गंधार महाजन की राजधानी के अनुसार तक्षशिला की भौगोलिक स्थित आधुनिक पाकिस्तान में पड़ती है। इसकी राजधानी तक्षशिला एक प्रसिद्ध संस्कृत स्थल थी, जहां पर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला नाम से स्थापित किया गया है। तो तक्षशिला नाम से इसका एक विद्यालय भी है और इसकी राजधानी भी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रक्रिया गृहीत की है कि संविधान में संशोधन की? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका की यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधित किया। दक्षिण अफ्रीका से संशोधित किया की प्रक्रिया गृहीत की है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न देशों में स्थापित बेहतरीन व्यवस्था को शामिल करना श्रेष्ठ समझा। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीकी संविधान से इन्होंने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शामिल की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में आयोजित किया गया में स्वर्ण पदक जीता था? भारोत्तोलन, बैडमिंटन, कुश्ती, भाला फेंकना जो होती है कि उसमें। तो इसका जो होगा राइट आंसर, भाला फेंकना प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में आयोजित किया गया में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने टोक्यो, जापान में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था। कोविड-19 के कारण इसे एक वर्ष के लिए विलंबित कर दिया गया। एथलेटिक्स श्रेणी में भारतीय पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला वाला ऑप्शन, भाला फेंक। ठीक है, वाला ऑप्शन पर ABC लिखा हुआ है, आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि भाला फेंक ही इसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बालिक लिखा गया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, पर इसमें देखिए बा नहीं लिखा है, डी लिखा है, पर ACBD लिखा है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट हो चुका है। एलेलाई करडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल, झारखंड, गोवा, राजस्थान। किसका है? तो मैं आपको बताता हूँ। एलाले करडी भारतीय राज्य केरल का आदिवासी नृत्य है। हमने आपको बताया कि ये केरल का आदिवासी नृत्य है। और एला लक्करडी
नृत्य केरल के जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार में जनजातियों पर हमले करने वाले भालुओं और उनसे संघर्ष की कहानी एलाला करड्डी नामक ड्रीम के माध्यम से बजाकर दिखाया जाता है। इस आदिवासी नृत्य में छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते हैं। इस नृत्य का मंचन मुख्यतः केरल के पलक्कड़ जिले में होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तु कला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसे चकती टिस्क को क्या कहा जाता है? लक, जगती, अंतराल, कलश, क्या कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तु कला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसे चमकती डिस्क को आमलक कहा जाता है। तो आमलक कहा जाता है वो जो चमकती हुई पत्थर की डिस्क दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं अमलक। ठीक है, और अमलक संस्कृत भाषा से उद्धृत एक अपभ्रंश शब्द है जिसका अर्थ खड़ित होता है। यह नुकीली प्रस्तर की डिस्क है। यह प्रायः हिंदू मंदिरों के शिखर पर स्थित होती है जिसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? एलपीजी में जो यल शब्द है उसका क्या अर्थ है? लेजिस्लेटिव, लैंडमार्क, लिबरलाइजेशन, लिक्विड, इसमें क्या होगा? तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीतिक में यल जो है, यल का अर्थ लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबावों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत के लिए एलपीजी रणनीति की शुरुआत की। यह उदारीकरण नवीन शुरुआत थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। एलपीजी के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण शामिल था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मेसी आर्ट्स के सह स्थापक हैं? बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मेसी आर्ट्स के सह संसाधन हैं। दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स की स्थापना वर्ष 1949 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई एवं उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद, गुजरात में की थी। यह संस्था भारतीय स्त्रियों नृत्य एवं नाटक के साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के साथ मिलकर लगभग 50 प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में जन व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद, मानवाधिकार, हिंसा जैसे मुद्दाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में इस संस्था की अध्यक्षा मल्लिका साराभाई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित प्रसार बताया। 40% से 45% के बीच, 30% से 35% के बीच, 20% से 25% के बीच, कि 10% से 15% के बीच। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत अनुमानित प्रसार के आधार पर 30% से 35% के बीच में था। जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के नगरों में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 31.2 है। उपयुक्त विकल्प में अनुमानित प्रसार के अनुसार सही विकल्प होगा 30% से 35% के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरंध्र और कला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिटुमेन, कोल tar, कोक, कोयला गैस। तो कोक एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह बिटुमिनस प्रकार के कोयले के अवशेषों को उच्च तार एवं दाब पर गर्म करने से प्राप्त होता है। इसके रासायनिक संगठन में कार्बन मुख्य होता है, जिसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा भी मौजूद रहती है। यह उच्च किस्म का ईंधन है जिसका उपयोग बॉयलर उद्योग, स्टील उद्योग जैसे कई उद्योगों में किया जाता है। इस रासायनिक सूत्र इसका है 117 H21 NO4 है। 34 है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है 78%, 82%, 76%, 74%। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78% है। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एवं अन्य गैसों तथा यथा हीलियम, नियान, जेनान और ओजोन की मात्रा न्यून होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम मंत्रालय से जुड़ा है। रक्षा, वित्त, आवास और शहरी मामले, शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि में से समृद्धि कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में जुड़ा है। इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय मुयुआ द्वारा भारत के 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के अलावा 125 शहरों में शुरू किया गया है। यह पीएम स्वनिधि स्कीम का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा प्रत्येक की जाने वाली विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं को संकलित करता है ताकि लाभार्थी की प्रत्येकता का आकलन किया जा सके। आवास और शहरी मामले में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। गोरखपुर भारत के ... रेलवे का मुख्यालय है। कहाँ पर है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी। तो इसका मैं बता दूं, गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे का गठन 24 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1958 में इसका विभाजन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे में कर दिया गया। पुनः वर्ष 2002 में उत्तर पूर्वी रेलवे के सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल का विलय नव गठित पूर्व मध्य रेलवे में कर दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? सेक्रेड गेम्स, द गाइड, ट्रेन ड्यू पाकिस्तान, ए स्टेबल बाय। तो दिए गए विकल्पों में से ट्रेन टू पाकिस्तान नामक कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह ने अगस्त 1947 में भारत विभाजन की त्रिसदी पर केंद्रित पुस्तक ट्रेन ड्यू पाकिस्तान में पंजाब को आधार बनाकर एक कल्पित गांव में मनु माजरा का वर्णन किया है। इनकी इस रचना को सराहा गया था तथा वर्ष 1956 में ग्रूव फ्रेश अवार्ड यूएसए से पुरस्कार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। प्लसी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति की मीरा जफर के नृत्य वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान की गलत सूचना दी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की गाथ आपूर्ति बंद कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता पता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण सेनापति मीरा जफर के नृत्य वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। प्लासी का युद्ध बांग्ला नवाब सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश कंपनी ने मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब के रिश्तेदारों, अमीरों एवं सेनापति मीर जफर को प्रलोभन देकर अपने वश में कर लिया था, जिससे सिराजुद्दौला की सेना युद्ध में पराजित हो गई थी। ठीक है, तो अभी मैंने इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। अप्रैल 2022 में को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। सुब्रह्मण्यम जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी लेखा, विनय मोहन कत्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वत्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। विनय मोहन क्वत्रा 1 मई 2022 से भारत के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। ये भारत के 34वें विदेश सचिव हैं जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। इससे पहले ही वे नेपाल और फ्रांस के राजदूत की सेवा दे चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विनय मोहन कत्रा, इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा के रथ यात्रा से, पंजाब की बैसाखी से, गुजरात की नवरात्रि से, कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से। तो इसका मैं राइट आंसर बताऊं, चेरा पहाड़ा अनुष्ठान उड़ीसा के रथ
यात्रा से संबंधित है। यह जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा से संबंधित है, जिससे गजपति राजा सोने की झाड़ू से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा की मूर्ति के स्थान को स्वयं साफ करते हैं। यह परंपरा शुरुआत से ही आज तक जारी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ननंदा देवी, नमचा, बरवा, कमेट, मकुली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिए गए विकल्पों के अनुसार नंदा देवी। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन भारत की सबसे पर्वत चोटियों में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। दिए गए विकल्प में कंचनजंगा नहीं होने के कारण इसका सही उत्तर ननंदा देवी होगा। ननंदा देवी पर्वत चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर और 25,646 फीट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, मौर्य मिटो सुधार की शुरुआत किस समय भारत में का वायसराय कौन था? लॉर्ड विविल, लॉर्ड इटली, लॉर्ड मिल्टो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? मार्ल मिंडो सुधार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इनके कार्यालय 1807-1813 ईस्वी में ही मार्ल मिंटो सुधार आरंभ हुआ था। मार्ल उस वक्त भारत सचिव वायसराय के पद पर कार्यरत थे। इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी के मध्य फुट डालना, उदारवादियों को धोखे में रखना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को खंडित करना रहता है। ठीक है, तो इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका लॉर्ड मिंटो मैंने अभी जस्ट बताया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? राजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कि इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैं इसका बताता हूँ क्यों होगा इसका राइट आंसर। इलाहाबादी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाब वंश के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह एक इल्बटी तुर्क समुदाय से संबंधित था, अतः इसे अल्बटी के वंश के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का सार्थक एवं गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया एवं दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं? अंगूर, सेब, गेहूं, कपास। तो इसका जो राइट आंसर होगा समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, तो इसका गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, उपदियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए ताकि हम
आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार। तो इसका जो होगा राइट आंसर, उपाधियों का उन्नयन मूल्यांकन समता के अधिकार के अंतर्गत होता है। किसके होता है? समता के अधिकार के अंतर्गत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कपड़ा, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गया। एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा ₹11 प्रति मीटर के लगभग पर 5,850 में बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले तो हमें 65 मीटर कपड़े का, जो हमारा 65 मीटर कपड़ा है, उसका हमारा रेट कितना है? तो उसका हमारा रेट है 5,850, ठीक। और एक कपड़े का अगर हम निकालना चाहें, एक कपड़े का निकालना चाहें तो क्या होगा? तो देखिए 5,800, देखिए यहाँ पर हमारा 65 मीटर लिखा हुआ है, 65 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो एक मीटर कपड़े का निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1 मीटर का हमको निकालना है। 5,850 में से 65 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 90, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एक कपड़े का एक मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है? 90 रुपीज़। अब इतना तो हमको पता चल गया कि 90 रुपीज़ हमारा एक कपड़े का है। दिए हैं लाभ, लाभ कितना दिया है? 11 रुपये लाभ हो रहा है उसे प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में उसको कितना लाभ हुआ होगा? ₹11। यानी अगर हम 1 मीटर का जो मूल्य था वो ₹90 था, इसमें से उसको लाभ कितना हुआ? उसको लाभ हुआ 11 रुपये। तो हमने अगर इसमें से 11 रुपये माइनस कर देंगे तो हमको जो बचेगा 79 रुपीज़, ठीक है। 79 रुपीज़ आपको बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। उसका पूरा एक मीटर का उसका जो खरीदा था वो इतने में खरीदा था 1 मीटर, और उसको 11 रुपये लाभ हुआ। तो हमने 90 रुपये 1 मीटर का निकला, तो हमने उसमें से 11 रुपये माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है आ सकती है? 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब माइनस 257, ठीक है। इसका कैसे हम निकालेंगे वो आपको समझिए। पहले तो हम इसका 84 का, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 64, ठीक है। और प्लस में अगर हम प्लस करेंगे और 16 का अगर हम निकालेंगे 256 आएगा, ठीक है। 256 यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब हम अगर 19 का निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 361, ठीक है। इतना आ गया। और हमारा इज इक्वल टू में ऐसा ही रहेगा, यही गिव्स दैट, यहाँ पर पूरा आ जाएगा क्यूब माइनस 257, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पर अभी हम इतना हल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला इतना हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को इधर पे लाएं तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर होगा क्यूब इज इक्वल टू 577 माइनस में 361, ठीक है। हमने पहले इसको और इसको ऐड किया, और इस साइड में ये जो माइनस था इसको भी हमने ऐड कर दिया साथ में। तो हमारा इसको और इसको ऐड करने पर हमें मिल गया 577, हमको मिल गया 577, और 361 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हम माइनस कर लेते हैं, 216 आएगा, ठीक है। माइनस करने पे उसके बाद ये किसका क्यूब होता है? तो ये हमारा होता है 6 का। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा 6 ऑप्शन। 48 है, प्रकाश ने 2 वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। उसके एक वस्तु का 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु का 25% के लाभ पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन है। 6.5% उसे होगा 22.5, 24.5, 27.5। तो इसको मैं हल करता हूँ। यहाँ पर माना प्रत्येक
वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है उसे मैंने माना यक्स, क्या माना यक्स मान लिया, ठीक है। और उसे इसलिए 20% लाभ पे उसने बेचा था, तो पर बेचा गई वस्तु का क्रय मूल्य 20% लाभ पे बेची गई का क्रय मूल्य होगा यक्स होगा, फिर इंटू होगा। देखिए अब वो 120 अपॉन में 100, यानी कि 20% पे आप अपॉन में 100 लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर आ गया हमारा 6, यहाँ पर आ गया हमारा 5, और जस्ट यहाँ पर आ गया 6.6 अपॉन 5 यक्स, ठीक है। तो इतना तो हमें आ गया। अब जाकर हम 25% का निकालेंगे, तो इसी प्रकार से हम 25% का भी निकालेंगे। तो 25% का क्या होगा, यक्स इंटू 125 अपॉन में 100 इसमें आएगा 5 अपॉन में 4 और यक्स, ठीक है। 5.4 यक्स इसमें आया, 6.4 यक्स इसमें आया। तो जैसे कुल क्रय मूल्य टोटल जो इसका क्रय मूल्य है वो क्या होगा, 6 अपॉन में 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। तो और 6 4 जा 24, और 5 जा 25 यक्स दोनों में लगा रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर 20 है। और 24 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 49 अपॉन में 20 यक्स यहाँ पर भी लगा रहेगा, ठीक। इतना तो हमारा आ गया। अब हम आगे आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो अभीष्ट लाभ, उनको लाभ कितना हुआ है, तो देखिए जो इसलिए अभीष्ट लाभ जो हुआ है उनको इधर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसका जो क्रय मूल्य है अभीष्ट लाभ वाला, तो इज इक्वल टू में 49 अपॉन में 20 यक्स माइनस 2 यक्स अपॉन में 2 यक्स इंटू में 100, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 49 अपॉन में 20 तब माइनस 40 अपॉन में 2 इंटू 100 इज इक्वल टू में 9/2 इंटू में 5। और जो इसका हम अगर इसमें काट पीट करेंगे तो इसमें आएगा 22.5%, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसमें जो 22.5 क्या है हमारा 22.5, इसमें ये वाला राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। और हमारा 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह के साथ पर कौन सी संख्या आ सकती है। देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या आ सकती है। ये बहुत ही सरल है, आप लोग इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में 4 5 6 इंटू 11 माइनस 4 5 0 4। ये कहाँ से आया, अब मैं आपको बताऊँ ये आया तो आया कहाँ से। ये क्वेश्चन मेरा है, इधर पे देखिए, इधर पे ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसमें से इसको भाग दिया तो हमारा 4 5 6 आ गया, इसमें से इसको भाग दिया तो हाँ 11 आ गया, और इसमें से इसको गुणा किया तो 4 5 0 4 आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आया। उसके बाद ये बहुत ईजी है। अब यहाँ से आप लोग इसका गुणा कर दीजिए। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 5016 आएगा, और ये माइनस में 4504 है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा, इसमें अगर हम करेंगे तो ये हमारा 512 हो जाएगा। यहाँ पर था क्यूब रूट, 512 किसका रूट होता है, तो हमारा 8 का होता है क्यूब रूट। तो यहाँ से ये क्यूब रूट इधर से कटा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 8, यानी कि इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8 की तरफ, ये वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये 8 वाला, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। एक बंद घन का संपूर्ण प्रशिष्ट क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेमी 2 अधिक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी।
ये भी बहुत ही सरल है, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको करना है। दिया है घन की भुजा a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, और 6 इंटू 8 इज इक्वल टू में 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इससे निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। 384 माइनस में 128 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला, अब वर्ग का हम भुजा निकालेंगे। वर्ग का भुजा जो होता है वो होता है a²। a का रूट होता है, तो अंडर रूट में हमारा इधर पे आया था 256 आया था। 256 हमने यहाँ पर लिखा और 16 सेंटीमीटर आ गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है।